हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपके सभी ग्रोथ और एजुकेशन रिलेटेड नीड्स को पूरा करती है। तो आज जो है हमारा फर्स्ट जो है जे मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम होगा फंक्शंस। और आज के लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन लेंगे फंक्शन का। उसके बाद डोमेन और रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और डोमेन और रेंज के बारे में आपको मैं बताऊंगा। थर्ड जो हमारा पार्ट होगा आज के लेक्चर के अंदर वो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी फंक्शन की। और लास्ट के अंदर हम ग्राफ ऑफ फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा कि फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। फंक्शन जो होता है उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ। जैसे कि अपने जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर आपको पता ही होगा कि आप जो है बहुत सी मशीन से घिरे हुए हैं। अब वो मशीन जो होती है वो एक मोस्टली टू टाइप्स की मशीन जो है हमारे आसपास होती है। वैसे मशीन क्या होती है? मशीन जो है आपसे कुछ इनपुट लेके उसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ आउटपुट देने वाली है। अब जो मशीन है वो मेजरली दो तरह की मशीन होती है। पहली मशीन वो जो कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट देते हैं, और कुछ मशीन ऐसी होती है जो एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक से ज़्यादा आउटपुट दे। तो वो मशीन जो एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक ही आउटपुट दे रही है उसको आप सिंगल टास्क मशीन बोल देते हो। और वो मशीन जो आपको एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा आउटपुट दे देती है उसको आप मल्टीटास्क मशीन बोलते हो। सिंगल टास्क मशीन और मल्टीटास्क मशीन में फ़र्क समझ में आ गया कि एग्जैक्टली सिंगल टास्क मशीन क्या है और मल्टीटास्क मशीन क्या है। सिंगल टास्क मशीन वो मशीन होती है जो एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट दे, और मल्टीटास्क मशीन वो मशीन्स होती है जो एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक से ज़्यादा आउटपुट दे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन भी यही कहता है कि डे टू डे लाइफ के अंदर हम बहुत सी मशीन्स से घिरे हुए हैं और उनमें हमें कुछ इनपुट देना होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ आउटपुट मिलते हैं। कुछ ऐसी मशीन होती है जो एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक ही आउटपुट दे, तो उसको आप सिंगल टास्क मशीन बोल देते हैं। और कुछ ऐसी मशीन होती है जो एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक से ज़्यादा आउटपुट देती है, तो उसको आप मल्टी टास्क मशीन बोल देते हो। अब सिंगल टास्क मशीन और मल्टी टास्क मशीन बताने का रीज़न क्या है आपको? क्योंकि ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है इससे लिंक कर पाएँ, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो और कुछ नहीं होता, एक सिंगल टास्क मशीन के तौर पे काम करता है। सिंगल टास्क मशीन के तौर पे काम करने का मतलब क्या है? फंक्शन का सिंगल टास्क मशीन के तौर पे काम करने का मतलब ये है कि वो भी क्या करेगा, एक इनपुट लेगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट देगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एफ एक सिंगल टास्क मशीन है। एफ क्या है? एक सिंगल टास्क मशीन है। आपको मैं डायग्रामेटिकली इस डेफिनेशन को क्लियर करना चाहूँगा कि सिंगल टास्क मशीन एग्जैक्टली होता है क्या है। तो जैसे आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा जिसमें एक मशीन एफ नजर आ रही होगी आपको। अब इस मशीन एफ में क्या है, एक इनपुट लिया एक्स और एक आउटपुट आया वाई। इसका क्या मतलब हुआ? एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आया है। अब इसको जो है डिनोट कैसे, हम इसको लिखेंगे कैसे, उसका एक वे होता है। उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। और इसको आप पढ़ते कैसे हो? एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। यहाँ पे इनपुट क्या है? एक्स। तो यहाँ पे एक्स इनपुट की जगह क्या लिखा हो गया? एक्स। और आउटपुट की जगह क्या लिखा हो गया? वाई। ये आपको डायग्रामेटिकली समझ में आ गया। अब आपको मैं ग्राफिकली समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली सिंगल टास्क मशीन क्या होती है। तो सिंगल टास्क मशीन का मतलब होता है, जैसे ही मान के चलो ये वाई है, ये एक्स है। आप जो है हमेशा इसको याद रखें। इसको याद रखेंगे तो आप कहीं पे भी अटकने वाले नहीं है। सबसे पहले जैसे आपको मान के चलो ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है, आपको क्या करना है? जो भी ग्राफ आपको दे रखा है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपसे ग्राफ्स देख देख के ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछ लिया इसमें सिंगल टास्क मशीन क्या है, तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है वो बता देता हूँ। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसका आपको ग्राफ बनाना आता है और आपसे पूछ लिया कि इसमें सिंगल टास्क मशीन क्या है, मल्टी टास्क मशीन कौन सी है, आपसे पूछ लिया गिवन इक्वेशन जो है वो सिंगल टास्क मशीन है या मल्टी टास्क मशीन है, और आपको उस इक्वेशन का ग्राफ बनाना आता है, तो आप कैसे बताओगे सिंगल टास्क मशीन क्या है या फिर मल्टी टास्क मशीन क्या है? तो आपको जैसे मान के चलो ये ग्राफ दे रखा है, आपको पूछा जाए कि ये जो गिवन ग्राफ है वो सिंगल टास्क मशीन का है या फिर मल्टी टास्क मशीन का, तो आप उसको जवाब देने का तरीका ये है कि आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये चेक करना है कि जो वाई एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ करी वो जब ग्राफ को कट कर रही है तो एक सिंगल पॉइंट पे कट करे। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर अगर वो पैरेलल लाइन कट करती है उस ग्राफ को, तो आपको उसको मल्टीटास्क मशीन बोल देना है।
और अगर वो जो पैरेलल लाइन है, वाई एक्सिस की जो पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ करी है, अगर वो ग्राफ को एक ही जगह टच करती है तो आप कह दोगे कि वो क्या है, एक सिंगल टास्क मशीन का ग्राफ दे रखा है। कोई सी भी आप लाइन देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर, आप कोई भी पैरेलल लाइन खींच दो वाई एक्सिस की, ये पैरेलल नहीं है दिख रही है आपको, लेकिन ये पैरेलल लाइन मानिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है आपको, एक ही जगह कट कर रहा है ग्राफ को, तो ये किसका ग्राफ हो गया, एक सिंगल टास्क मशीन का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब जैसे गिवन इक्वेशन आपको मल्टीटास्क मशीन का एक मैं डायग्राम से समझाता हूँ। सबसे पहले मल्टीटास्क मशीन का मतलब क्या था, मल्टीटास्क मशीन का मतलब ये था कि जो मल्टीटास्क मशीन होती है वो एक से ज़्यादा आउटपुट आपको देगी। वैसा यहाँ पे भी है, वो आपको एक से ज़्यादा आउटपुट नज़र आ रहे होंगे नीचे की तरफ। सपोज कीजिए आपको दो आउटपुट दिए हैं y1 और y2, इसके एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग सपोज कीजिए वो x इनपुट है। अब इसको आप लिखोगे कैसे, डिनोट करने का तरीका एज इट इज सिंगल टास्क मशीन वाला जैसा ही होगा, बट यहाँ पे आपको उसको दो बार लिखना होगा। वहां पे मैंने क्या बताया था कि वहां पे मशीन थी एफ और उसमें एक इनपुट था, उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट था, तो आपको लिखना था एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। यहाँ पे दो, एक इनपुट है बट आउटपुट दो है, तो आपको जी ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट वन लिखना होगा, फिर जी ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट टू लिखना होगा। तो ये इसको लिखने का, डिनोट करने का तरीका होगा। जैसे यहाँ पे डिनोट करने का तरीका क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई वन और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई टू। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। आपको मैं जो है डायग्राम से बता दिया, अब मैं आपको एक ग्राफिकली और बता देता हूँ। ग्राफिकली बता देता हूँ कि इसका अगर आपको गिवन इक्वेशन है, फिर से वही, अब जैसे मान के चलो आप बताना कि ये सिंगल टास्क मशीन का ग्राफ है या फिर मल्टी टास्क मशीन का ग्राफ है। ये दे रखा सपोज करो इक्वेशन, आपको बोला जाए कि x तो इनपुट है और y आउटपुट है, तो आपको आउटपुट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, आपको साफ दिख रहा है कि एक लाइन, आप जो लाइन है वो दो दो जगह कट कर रही है इस पॉइंट को छोड़ के। अगर एक भी लाइन उस ग्राफ को, एक भी लाइन, जैसे अगर सपोज करो ग्राफ कुछ ऐसा है, इधर बिल्कुल ऐसा सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, बट कहीं पे जाके ऐसा टर्न हो गया, तो अब क्या होगा, ये दो जगह टच करने लगेगा। वही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर एक सिंगल लाइन भी एक से ज्यादा जगह टच कर रही है, तो आप उसको एक मल्टीटास्क मशीन के अंडर कंसिडर करेंगे। यहाँ पे बहुत सी लाइनें होगी जो इसको टच कर रही होगी, तो इसको आप बोल दोगे कि ये क्या है, किसका ग्राफ होगा, एक मल्टीटास्क मशीन का ग्राफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको सपोज करो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। आपको ये बताना है कि एक सिंगल टास्क मशीन है या फिर मल्टीटास्क मशीन का गिवन इक्वेशन है। इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। अब आपको ये भी नहीं पता ये फंक्शन है कि नहीं, अगर फंक्शन होता तो आप कहते हैं ये सिंगल टास्क मशीन है। आपको सिर्फ इक्वेशन दे रखी है, आपको ये बताया नहीं गया कि ये फंक्शन है कि नहीं, ये भी हमें पता करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का ग्राफ आता है तो आप ग्राफिकली अप्रोच से ही जाएं। किसी भी क्वेश्चन को करने की मेजरली दो अप्रोच होती है, ग्राफिकल अप्रोच या फिर न्यूमेरिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच इसलिए मैं आपको बोलता हूँ करने के लिए क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच बहुत ईजी होती है। अगर आपको इक्वेशन का ग्राफ बनाना आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। वरना न्यूमेरिकल मेथड में क्या होता है, न्यूमेरिकल मेथड आपको सॉल्व करना ही बताऊंगा। न्यूमेरिकल मेथड में क्या होता है, न्यूमेरिकल मेथड के अंदर आपको सबसे पहले पॉइंट्स पुट कर करके चेक करना होता है, एक ऐसा पॉइंट निकालना होता है, एक ऐसा इनपुट निकालना होता है जिसके करस्पॉन्डिंग आपको एक से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए। जैसा इसके अंदर इन्होंने क्या किया, अगर मैं न्यूमेरिकल मेथड की बात करूँ तो इन्होंने सबसे पहले जीरो इनपुट डाल के देखा, उसके करस्पॉन्डिंग थ्री आया। इन्होंने एक्स इज इक्वल टू टू डाल के देखा, उसके करस्पॉन्डिंग सेवन आया। एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर डाल के देखा, उसके करस्पॉन्डिंग माइनस फाइव आया। उन्होंने कह दिया कि हमने बहुत से जो है इनपुट्स डाल के चेक किया, हमें एक ही आउटपुट मिला। तो इन्होंने ऑब्जर्व करके ये लास्ट में ये लास्ट के अंदर ये बोल दिया कि ये सिंगल टास्क मशीन के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि हमें एक इनपुट करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट हमें मिल रहा है। तो इन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि फंक्शन है। अब अगर मान के चलो आपको एक मैथमेटिकल या फिर सॉरी ग्राफिकल अप्रोच से जाना, तो ग्राफिकल अप्रोच से जाने का इजी वे क्या है, ग्राफिकल अप्रोच से अगर आपको जाना है तो आप कैसे जाएंगे, ग्राफिकल अप्रोच से जाएंगे तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो ये तो इक्वेशन दे रखी है टू एक्स प्लस थ्री। ये इक्वेशन जो है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि हाँ ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है। स्ट्रेट लाइन के अंदर जो ये होता है एम, ये होता है स्लोप, ये होता है आपका वाई इंटरसेप्ट।
तो आपको एक वाई इंटरसेप्ट लेना सी, यहाँ पे सी यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पे एम है, एम क्या है यहाँ पे 2, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है और एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन खींच देनी है जो कि वाई एक्सिस से थीटा एंगल बना रही हो और इस 0,3 पॉइंट से पास हो रही हो। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो y इज इक्वल्स टू 2x+3 की इक्वेशन बन गई है। और इस इक्वेशन को, इस ग्राफ को आप देख के साफ देख के कह सकते हो कि जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो इस ग्राफ को एक ही जगह कट कर रही है। तो इसका, इसलिए आप इससे लास्ट में आप ये कह दोगे कि जो भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होगी वो सभी स्ट्रेट लाइन जो होगी वो एक सिंगल टास्क मशीन के तौर पे काम करने वाली है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो आप ये कह दो कि वो क्या होगी, एक सिंगल टास्क मशीन होगी। मतलब वो क्या होने वाली है आगे चल के, वो एक फंक्शन होने वाली है। ठीक है, लास्ट में आपको क्या कहना होगा, वो सिंगल टास्क मशीन मतलब वो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब अगर मान के चलो आपको कुछ दूसरा इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर ये बोला गया है कि अगर x प्राइम है, प्राइम का मतलब क्या है, वो ही नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। तो जो नंबर प्राइम होगा उस पे तो वैल्यू दे रहा है 0 और जो नंबर इवन होगा उस पे दे रहा है वैल्यू 1। अब यहाँ पे आप ग्राफिकल अप्रोच से ना जाके अगर आप न्यूमेरिकल अप्रोच से जाओगे तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों हो, प्राइम और इवन। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 2। फिर 2 क्या है, प्राइम भी है और 2 क्या है, इवन भी है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जी ऑफ 2 पर दो वैल्यूज आएगी, जी ऑफ 2 0 भी होगा, जी ऑफ 2 1 भी होगा। तो ये दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक एक्स के करस्पॉन्डिंग, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहे हैं। अगर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आउटपुट मिलेंगे तो आप ये कह दोगे कि वो फंक्शन जो, वो जो गिवन इक्वेशन जो है वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपको एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहे हैं और वो जो गिवन आउटपुट है वो 0 और 1 है और इनपुट आपका क्या है 2 है। तो इसलिए जो है ये गिवन इक्वेशन क्या है, एक मल्टीटास्क मशीन है। दैट इज वाई जी विल नॉट बी कंसिडर एज अ फंक्शन। ठीक है, तो वो जी नहीं हो, जी जो है वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एमसीक्यूज में जैसे बोल रखा है कि एक मशीन एफ है जिसने इनपुट एक्स लिया और आउटपुट वाई दिया, हमें बताना है इसको डिनोट कैसे करेंगे। मैंने आपको शुरुआत में कह दिया था कि आपको कैसे डील करना है इसको, एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। अगर आपने उसको रट लिया था एक्स और वाई से तो आप इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर दोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। लेकिन अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और इनपुट की जगह सपोज करो ये x ना हो गया, इनपुट की जगह y हो गया और आउटपुट जो है y की जगह सपोज करो x हो गया, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों होगा ऑप्शन नंबर 3? क्योंकि मैंने साफ बोला था कि एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू आपको आउटपुट लिखना है। अगर मैंने इनपुट को y लिख दिया तो आपको y लिखना है और आउटपुट को अगर मैंने x कर दिया तो यहाँ पे आपको x लिखना है। ठीक है, और अगर आप उस समय, अगर मैं बोलूँ जैसे आपको मैंने इक्वेशन ये वाला दिया था, इसमें मैंने कहा था कि ये वाला मैंने ऐसे खींचा, मैंने कहा कि ये जो है, ये जो ग्राफ दे रखा है वो एक सिंगल टास्क मशीन ग्राफ होगा, क्योंकि जो पैरेलल लाइन हो एक ही जगह कट कर रही है। बट वो तब होता है जब एक्स इनपुट होता है और वाई आउटपुट होता है। अगर मैं कहूँ कि वाई इनपुट है एक्स आउटपुट है तो ये जो ग्राफ होगा वो एक मल्टीटास्क मशीन का यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि इसको डिनोट करने का तरीका एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होता है। आपको इस वे से याद करना है, ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के वे से याद करना है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। अगर ये आपको क्वेश्चन गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x+3, आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा राइट है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एफ एक्स इज टू, उसमें शायद 3x+2 था या 2x+3 था, ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन था। तो वो जब हमने क्वेश्चन किया था तो मैंने ये साफ लास्ट में ये बोल दिया था कि जो भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर आपके पास आ जाती है तो आपको बेझिझक ये कह देना है कि वो सिंगल टास्क मशीन होगा। अगर सिंगल टास्क मशीन होगा तो फंक्शन तो एग्जैक्टली होगा ही, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ टिक कर देंगे। पर इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है दैट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी कुछ इक्वेशन दे रखी है
तो आपको बिना झिझक ये कह देना है कि वो फंक्शन है, क्योंकि सिंगल टास्क मशीन है, क्योंकि उसका ग्राफ जो होगा वो वाई एक्सिस, अगर हम इनपुट एक्स ले रहे हैं तो जब वाई एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे तो वो एक ही जगह कट करने वाला है। इसलिए हम ये लास्ट में ऑब्जर्वेशन हमारी ये रहने वाली है कि जो भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी वो फंक्शन होगी, सिंगल टास्क मशीन होगी। ठीक है, अब हमें डोमेन और रेंज पढ़ना है। अब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसको मैं समझाता हूँ आपको। अब आप थोड़ा सोचो कि आपके पास घर में कुछ मशीन होगी, वो कुछ इनपुट लेती होगी, कुछ आउटपुट आपको देती होगी। जैसे आपको इनपुट का, जैसे मैं बोल दूँ, आप अपना गेहूं पिसवाने आप जाते हो, तो वो गेहूं लेगा, बाजरा ले लेगा, बस अगर आप उसमें पत्थर डालोगे तो पत्थर तो शायद नहीं पीस के निकालेगा उसमें से। तो उसकी कुछ लिमिटेशन है। तो हर हर मशीन की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है कि वो कुछ ऐसे इनपुट्स होंगे जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जो एक्सेप्टेबल इनपुट्स होंगे उसको आप डोमेन के अंदर डाल दोगे कि जो भी एक्सेप्टेबल इनपुट्स हैं वो डोमेन होंगे, और जो उन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आपको मिलेंगे वो रेंज होगी। डोमेन और रेंज समझ में आया? मैं आपको डेफिनेशन वाइज भी समझा देता हूँ कि डोमेन और रेंज एग्जैक्टली है क्या। डोमेन का मतलब है कि द सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल इनपुट्स, उसको आप बोल देते हो डोमेन, और उसके करस्पॉन्डिंग जो सेट ऑफ ऑल रिजल्टिंग आउटपुट्स हैं उसको आप रेंज बोल देते हो। तो ये जो दो ये निकल के आ रही, इनको आपको स्टार मार्क कर देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में ये दोनों रहने वाला है, डोमेन वाला पार्ट और रेंज वाला पार्ट। क्योंकि डोमेन और रेंज अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफिकली समझाना चाहूँ, सॉरी डायग्रामेटिकली समझाना चाहूँ, तो आप जैसे वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप आटे वाले चक्की पे जाते हो तो उसमें आपने क्या किया, आपने इनपुट दिया क्या, वीट, और उससे आउटपुट क्या है, आपके पास आटा आ गया। ठीक है, तो इनपुट क्या है वीट, आउटपुट क्या है पाउडर, दैट इज आटा। तो वही चीज़ यहाँ पे है फ्लोर मिल के अंदर भी। आपने मशीन के अंदर इनपुट डाला, आपको आउटपुट मिल गया। तो हर जगह यही सीन है कि इनपुट, आपको फंक्शन में भी कुछ इनपुट डालना होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ आउटपुट मिल जाएगा। ये डायग्रामेटिकली आप समझ सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ इससे। आपको ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है, इनपुट दे रखा है ए बी सी डी, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट है 3780। मतलब ए इनपुट आपने जैसे ही उसमें डाला इक्वेशन के अंदर, आपको मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है एफ की, फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है, उसमें जैसे फंक्शन में आपने इनपुट ए डाला तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको उसने आउटपुट 3 दे दिया। आपने वी डाला, उसके करस्पॉन्डिंग आपको 7 दे दिया। तो उसको डिनोट कैसे करोगे? डिनोट करने का वे क्या होता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3 ऐसे लिखोगे, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 7, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 8 और एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0, ये लिखोगे। अब इस फंक्शन को और दूसरे वे से भी लिखा जा सकता है, जो आपके पास सामने नजर आए कि a,3, b,7, c,8 और d,0, इसमें आप ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हो। इस ब्रैकेट्स के अंदर जो फर्स्ट एंट्री होती है, जैसे a b c और d चार है, ये इनपुट होते हैं, और जो 3780 सेकेंड एंट्री जो आपको नजर आ रही है वो आउटपुट होते हैं। तो जो भी इनपुट होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, उनका जो सेट होता है वो आपके डोमेन के अंडर आता है, और जो आउटपुट का सेट होता है वो आपके रेंज के अंडर आता है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी सी डी, वो क्या होंगे आपके, रिप्रेजेंट करेंगे इनपुट को, और जो 3780 है वो रिप्रेजेंट करेंगे आउटपुट्स को। अब जैसे दो आपको सेट दे रखे हैं, फर्स्ट सेट के अंदर ए बी सी डी चार एलिमेंट है, सेकंड सेट के अंदर 3 7 8 और 0 चार एलिमेंट है। अब जब इन दोनों सेट के बीच में मैंने एक रिलेशन बनाया, इसको मैंने एफ नाम दिया, एक रिलेशन मैंने इन दोनों के बीच में डेवलप करने की कोशिश करी, और उस रिलेशन को मैंने एफ नाम दिया, जिसके अंदर ए किससे कनेक्ट है 3 से, बी किससे कनेक्ट है 7 से, सी किससे कनेक्ट है 8 से, और डी किससे कनेक्ट है 0 से। ये चारों कनेक्टेड है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी इनपुट्स है इसमें ए बी सी डी, और जो आउटपुट है 3780, इनका एक कनेक्शन बनाए, इनमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाए। रिलेशन किसके थ्रू बना, एफ के थ्रू रिलेशन बना। तो अब हमें पता करना है इसमें डोमेन क्या रेंज किया। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, जो भी इनपुट्स होंगे, अगर उन इनपुट्स को वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो आपको पता कैसे चलेगा, वो आपको तब पता चलेगा जब उनको आपको डालने पर, इनपुट को डालने पर आपको कुछ आउटपुट मिल जाए। तो ए को डालने पर आपको 3 मिल रहा है, बी को डालने पर आपको 7 मिल रहा है, सी को डालने पर 8 मिल रहा है, डी को डालने पर 0 मिल रहा है।
इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, चारों इनपुट्स हैं। तो चारों इनपुट्स जो होंगे वो डोमेन के अंडर आएंगे। तो डोमेन क्या होगा यहाँ पर, डोमेन होगा यहाँ पे ए बी सी डी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी सेट ऑफ ऑल रिजल्टिंग आउटपुट्स होते हैं उसको मैंने रेंज बताया था। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, 3780। तो डोमेन और रेंज के बीच का फर्क समझ में आ गया कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। चलो, डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया। अब प्री इमेज और इमेज समझना कि प्री इमेज एग्जैक्टली क्या होती है, इमेज एग्जैक्टली क्या होती है। तो जैसे यहाँ पे आपके पास जो पिछला अपन ने क्वेश्चन किया जिसमें एक सेट था ए जिसके अंदर 4 एलिमेंट थे ए बी सी डी, दूसरा सेट था बी जिसमें 4 एलिमेंट थे 3780, और इन दोनों सेट के अंदर एक रिलेशन बनाया गया था जिसको नाम हमने दिया था एफ। इसमें ए 3 से कनेक्ट हुआ था, बी 7 से कनेक्ट हुआ था, सी 8 से कनेक्ट हुआ, और डी जो है वो 0 से कनेक्ट हुआ था। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या आगे, हमें ये चारों पता है कि एफ ए इज इक्वल टू 3 दिया। तो इसमें इनपुट क्या था, इनपुट था ए, आउटपुट क्या था 3। तो जो आउटपुट होता है वो इमेज होगी। जैसे आप मिरर के सामने गए, मिरर के सामने इनपुट क्या दिया आपने, इनपुट दिया अपने आप को, और आउटपुट क्या मिला, आपका जो इमेज है वो। तो जो आउटपुट होता है, जैसे यहाँ पे आउटपुट 3 है तो उसको आप बोलोगे इमेज। और प्री इमेज क्या होती है, प्री इमेज मतलब जैसे आप मिरर के सामने आप जाके खड़े हुए तो आप किसकी प्री इमेज हो, आपकी इमेज की। तो यहाँ पे मेरी जैसे यहाँ पे आउटपुट क्या है 3, तो आउटपुट 3 क्या है, यहाँ पे इमेज है किसकी, ए की। मिरर के सामने आप खड़े हुए, आपके सामने इमेज बन रही है, तो इमेज किसकी है, आपकी। वैसे ही आउटपुट क्या है 3, तो 3 किसका इमेज बन रही है, ए की। ए किसको बोलोगे, ए बोलोगे आप, प्री इमेज होगी 3 की। समझ में आया, आउटपुट को बोलोगे आप इमेज और इनपुट को बोलोगे आप प्री इमेज। ठीक है, ये जो आउटपुट होगा उसको आप बोलोगे इमेज, और जो इनपुट होगा इसको आप बोलोगे प्री इमेज। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे वो समझ देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या बोला जाएगा, 3 इज इमेज ऑफ ए अंडर एफ। अंडर एफ मतलब एफ एक रिलेशन बनाया था, उसके अंडर जो है ये 3 जो है इमेज बनी ए की। ठीक है, अब अगर आपको प्री इमेज बतानी है, अब जैसे ये एफ बी इज इक्वल टू 7 है, यहाँ पे भी वही है कि एफ ने इनपुट लिया बी और आउटपुट 7 दे दिया। अब मुझे प्री इमेज पता करना है, तो प्री इमेज मैंने क्या बताया, प्री इमेज होता है इनपुट वाला पार्ट। तो प्री इमेज ऑफ 7 क्या होगा, बी होगा अंडर एफ। इसको बोलने का तरीका ऐसे। प्री इमेज और इमेज के बीच का मतलब समझ में आ गया, दोनों क्या है, इमेज और प्री इमेज क्या है। बहुत आसानी समझा दिया, आउटपुट इमेज होता है, इनपुट प्री इमेज होता है। ठीक है, अब जैसे एमसीक्यूज में डोमेन आपको दे रखा है, डोमेन इज नथिंग बट, अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको बिना सोचे समझे जवाब आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप इसमें डाउट आपको आ सकता है कि वैसे तो मैं बता देता कि इनपुट्स होता है, लेकिन आप इसमें सेकंड और थर्ड में आपको डाउट आ सकता है। उसमें मैंने कहा था कि ऑल एक्सेप्टेबल इनपुट्स, एक्सेप्टेबल इनपुट्स क्यों बोला था, क्योंकि कुछ लिमिटेशन की वजह से सभी इनपुट्स को जो है मशीन भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वैसे हमारा फंक्शन भी हर इनपुट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 तो इसका आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको डोमेन पता करना है, तो डोमेन मैंने बताया था जो फर्स्ट एंट्रीज होती है ब्रैकेट की वो डोमेन के अंदर आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्रीज पी क्यू और आर है, तो वो इसके आंसर होने चाहिए। चारों ऑप्शन के अंदर चेक कर लो वो कौन सा है। इसके अंदर फर्स्ट जो 1 2 3 दे रखा है, जो सेकंड एंट्री है जो कि डोमेन ना होगी, जो कि रेंज है, तो अगर इसमें रेंज पूछा होता तो इसका आंसर होता 1 2 3, दैट इज फर्स्ट वाला ऑप्शन। इसमें डोमेन पूछा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू और आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है वापस सेम, इसमें पूछा गया है कि ट्रू कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है इसमें ट्रू क्या है। सबसे पहला है कि टू क्या क्यू की इमेज है, बिल्कुल इमेज है। अगर मुझे बोला जाए कि 1 किसकी इमेज है तो वो पी की है, यहाँ पे 2 किसकी इमेज है वो क्यू की है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा। सेकंड बोला जा रहा है कि आर क्या प्री इमेज है 3 की, बिल्कुल आर 3 की प्री इमेज है, तो सेकंड ऑप्शन भी राइट हो गया। रेंज 1 2 3 है इसकी, तो रेंज भी राइट है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑल द अबव। ठीक है, अब अपना जो थर्ड पार्ट हमें मैंने बताया था आपको कि मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की कवर करने वाला है। डोमेन पढ़ लिया अपन ने रेंज पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने अभी तक का मैं सारा समराइज कर देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा था
कि एक दो तरह की मशीन होती है, सिंगल टास्क मशीन और मल्टीटास्क मशीन। सिंगल टास्क मशीन वो मशीन्स होती है जो कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक ही आउटपुट दे। मल्टीटास्क मशीन वो मशीन होती है जो आपको एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा आउटपुट दे। और फंक्शन जो होता है हमारा वो एक सिंगल टास्क मशीन के तौर पे काम करता है। डोमेन और रेंज भी मैंने आपको ये समझाया था कि हर मशीन जो होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, वैसे ही हर फंक्शन की एक लिमिटेशन होती है कि वो हर इनपुट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जो भी एक्सेप्टेबल इनपुट्स होंगे वो आपके फंक्शन का डोमेन होंगे। और जो उनके जो जब आपने इनपुट्स को रखा तो जो भी आपको आउटपुट्स मिले, तो जो आउटपुट्स का जो भी सेट होगा वो आपका रेंज के अंडर आएगा। डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, सिंगल टास्क मशीन समझ में आ गया, मल्टीटास्क मशीन समझ में आ गया। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखोगे तो आपका आगे का चैप्टर आसान हो जाएगा। अब हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़नी है फंक्शन की। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये कहती है कि जो मैंने दो सेट बताए थे, भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ए सेट है जिसमें 4 एलिमेंट थे ABCD, और दूसरे सेट के अंदर 4 एलिमेंट थे जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, जो थी शायद क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज थी। और मैंने कहा था दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन बन रहा है एफ के थ्रू। अब जो एफ है उस एफ के थ्रू एक रिलेशन बन रहा था, तो जो दो सेट थे, सबसे पहले फंक्शन होने के लिए वो दोनों सेट जो है नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है उन दोनों सेट्स के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए दोनों सेट के अंदर। अगर एक भी सेट के अंदर ऐसा पाया गया कि उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो जो है फंक्शन के अंदर नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन होने के लिए ए और बी, जैसे ए और ए से बी के बीच में हमने एक रिलेशन बनाया, वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। देखो, रिलेशन बहुत तरह से बनाए जा सकते हैं, बट अगर वो रिलेशन फंक्शन बनना है तो उस फंक्शन बनने के लिए उन दोनों सेट के बीच के अंदर जो कुछ लिमिटेशंस है उनको फॉलो करना जरूरी है। तो पहला लिमिटेशन ये कहता है कि दोनों सेट जो होने चाहिए वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। सेकंड रूल क्या कहता है, सबसे पहला समझ आएगा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब सेकंड ये है कि अ रूल एफ इज सच दैट एफ कनेक्ट्स एवरी एलिमेंट इन ए टू अ यूनिक एलिमेंट इन बी। क्या मतलब है इसका, सेकंड जो रूल आ रहा है, पहला रूल समझ में आ गया कि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। सेकंड रूल ये है कि जो एफ है, एफ मतलब वो जो बीच में रिलेशन बना था, तो जो ए सेट था, जो पहला सेट था, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। और यूनिक एलिमेंट से मतलब क्या है कि सिंगल इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अब वो तो आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एक से ज्यादा इमेज एग्जिस्ट कर रही है मतलब एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको दो आउटपुट मिल जाएंगे, और अगर दो आउटपुट हो गए तो फंक्शन वैसे भी नहीं होने वाला। तो दूसरा ये कहता है कि पहला, कि जितने भी दोनों सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब कम से कम एक एक एलिमेंट तो दोनों में होना ही चाहिए। सेकंड ये बोलता है कि जितने भी एलिमेंट से सेट ए के, उस सभी की कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, तो कम से कम हर एलिमेंट की एक ना एक इमेज एग्जिस्ट करे। सेकंड ये बोलता है कि वो जो इमेज एग्जिस्ट कर रही है वो सिंगल इमेज एग्जिस्ट करे, एक से ज्यादा इमेज ना हो। ठीक है, अब इसमें सेट बी से ये मतलब नहीं है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो उनके कनेक्शन उनके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इसका कोई मतलब नहीं। अगर सेट बी के अंदर अगर 10 एलिमेंट है और सेट ए के अंदर अगर 4 एलिमेंट ही हैं, तो सेट ए के 4 एलिमेंट सिर्फ सेट बी के मैक्स टू मैक्स 4 एलिमेंट से ही जुड़ सकते हैं। कम से भी जुड़ सकते हैं, कम से मतलब हो गया जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपके, तो मैक्स टू मैक्स 4 एलिमेंट सेट बी से जुड़ सकते हैं, तो बचे हुए 6 एलिमेंट जो होंगे उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन वो फंक्शन हो सकता है। फंक्शन होने के लिए जो रूल है वो सेट ए के लिए है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो सिंगल इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो उस एफ को आप कैसे पढ़ दोगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, पहले रिलेशन बोल रहे थे आप उसको, और अगर ये जो दोनों कंडीशंस उसको फॉलो करता है तो उसको आप कह दोगे कि वो फंक्शन है फ्रॉम ए से बी। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, अगर वो फंक्शन बन गया तो ये लिखने का तरीका आप ध्यान रखें, एक तो इस तरह से लिख सकते हो, एक इस तरह से लिख सकते हो, ए से बी के ऊपर ऊपर एफ दिखा दो, या फिर एफ के साथ में ऐसा लिख दो। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि एफ मैप्स ए टू बी, इसका लिखने का तरीका है। इसको बोलने का तरीका है कि एफ मैप्स ए टू बी, एफ ए से बी के बीच में फंक्शन बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ये वाला वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लें। इसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया और इसको समझ लिया तो आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हुआ तो। ठीक है,
ऑब्जर्व दैट एन एलिमेंट इन ए शुड नॉट बी मैप टू टू और मोर एलिमेंट इन बी। ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट ए का सिंगल एलिमेंट बी से ही जुड़ना चाहिए, मतलब एक ही इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ऑल्सो ए और बी आर कॉल्ड एज डोमेन ऑफ एफ। ए जो होता है, सेट ए जो होगा उसको आप डोमेन बोल दोगे एफ का, बट जो सेट बी होगा उसको आप को डोमेन बोलोगे एफ का, रेंज नहीं बोलोगे। जो रेंज होता है वो को डोमेन का सबसेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 10 एलिमेंट है, और सेट ए के एलिमेंट को रखने पर मुझे सेट बी के, सेट ए को, सेट ए से सेट बी के अंदर हमने एक रिलेशन बनाया और ए से बी के अंदर मैपिंग करी, तो मैक्स टू मैक्स सेट ए के 4 एलिमेंट सेट बी के 4 ही एलिमेंट से जुड़ सकते हैं। जो बचे हुए 6 एलिमेंट होंगे वो को डोमेन तो होंगे, बट वो 6 एलिमेंट रेंज के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि वो आउटपुट के अंदर आपको नजर नहीं आ रहा। और सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स को ही आप क्या बोल देते हो, रेंज बोलते हो। इसलिए रेंज क्या होगा, हमेशा को डोमेन का सबसेट होगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि कई बार रेंज और को डोमेन बराबर भी हो सकते हैं, कि रेंज की को डोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनकी कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट कर रही हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि रेंज और को डोमेन बराबर हो जाए। बट हमेशा ऐसा भी पॉसिबल है कि रेंज को डोमेन का सबसेट हो। ठीक है। वी यूज द टर्म, हाँ इसका ही मतलब है कि जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर ये बोला था कि एफ मैप्स ए टू बी, तो मैप की जगह आप फंक्शन भी यूज कर सकते हो, मैपिंग मैपिंग भी यूज कर सकते हो, करस्पॉन्डेंस भी यूज कर सकते हो। ठीक है। इसका बस यही मतलब है कि यूज करने का, कि कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो। कि एफ ने इसमें लिखा है कि एफ मैप्स ए टू बी, इसमें स्मॉल ए जो है वो ए से बिलोंग करता है, कैपिटल ए सेट से, और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी सेट से बिलोंग करता है। तो इसको लिखने का तरीका है, मतलब इसको इस तरह से लिखोगे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ऑल्सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, यहाँ पे बी क्या है, इमेज है ए की अंडर एफ, और प्री इमेज ऑफ बी क्या है, ए। ये अपन ने समझ लिया, ये समझ चुके हैं अपन, इसको आगे बढ़ते हैं। तो सेट ऑफ ऑल इमेजेस को आप रेंज बोल देते हो, और रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। ये मैं बता चुका हूँ कि रेंज जो होगा हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, और जो इमेजेस होगी उनका जो सेट होगा उसको आप रेंज बोलोगे। ठीक है। यूजुअली जो फंक्शन होता है उनको एफ जी एच ऐसे ही हम जो है नाम देते हैं, कुछ नहीं है उसके अंदर। अब जैसे सपोज करो आपको दो सेट दे दिया, ए बी सी डी, सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर भी 4 एलिमेंट है, उनके बीच में एक रिलेशन एफ बनाया हमने, और उसके जो 4 एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब हमें बताना है कि फंक्शन है कि नहीं। तो पहला कंडीशन क्या था, कि दोनों सेट के अंदर एक रिलेशन तो बना दिया हमने, अब हमें रिलेशन को फंक्शन प्रूफ करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो अब फंक्शन है कि नहीं, इसके लिए आपको क्या देखना होगा, सबसे पहली कंडीशन ये चेक करनी होगी क्या दोनों सेट नॉन एम्प्टी हैं, बिल्कुल नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। सेकंड आपको ये कंडीशन देखनी होगी कि जितने भी एलिमेंट है ए के उनकी कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करती हो। तो इस इसी को आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर इस ए सेट के अंदर सी की जो है कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए आप साफ इसको तुरंत आप ये कह दोगे कि ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। रीजन पूछ रहा है क्योंकि सी की कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है बी के अंदर। ठीक है। तो f इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज c इन a हैज नो इमेज इन b। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि क्यों नहीं है। सेकंड एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर a से b में हमने g रिलेशन बनाया, और इसका x जो है वो ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। अब हमें पता करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहली कंडीशन ये कहती है कि जो सेट a है और जो सेट b है दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तो नॉन एम्प्टी तो है। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि जो सेट ए है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, इमेज तो एग्जिस्ट करती है। और सेकंड के अंदर जो थर्ड कंडीशन है कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं उनकी सिंगल इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट जो वाई है उसकी दो इमेज एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, क्यू और एस, इस वजह से ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि इसमें वाई की जो है दो इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है। Here y has two images in B। ठीक है। इसलिए फंक्शन नहीं होगा क्योंकि y in A has two connection Q and S in B। अब जैसे फिर से एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है जिसके अंदर डोमेन दे रखा है, को डोमेन दे रखा है, इसके बीच में एक फंक्शन बनाया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि क्या ये रेंज इसमें
आपको ये फंक्शन नजर आ रहा है, क्या ये रिलेशन जो बनाया गया है क्या ये फंक्शन है? तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि दोनों जो सेट है वो नॉन एम्प्टी हो, बिल्कुल नॉन एम्प्टी है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो डोमेन वाला सेट है उसके एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पे इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड ये है कि उनकी सिंगल इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो क्या ए की वाई है, ए की एग्जिस्ट कर रही है, बी की एक्स है, सी की वाई है, तो बिल्कुल यहाँ पे हर जो डोमेन वाला पार्ट है उनकी एक सिंगल इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन तो होगा। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ए और सी की सेम इमेज एग्जिस्ट करे, तो सेम इमेज एग्जिस्ट कर सकती है, पर डोमेन का जो पार्ट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिंगल इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन तो होगा। डोमेन क्या होंगे, ए बी सी, और को डोमेन क्या होगा इसमें, एक्स वाई जेड। लेकिन अगर आपको पूछा जाए रेंज, तो रेंज इसकी क्या होगी, रेंज होगी आपकी इसकी जो भी इमेजेस है, इमेजेस क्या है, एक्स और वाई का सेट, तो रेंज इसकी सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई ही होगी। ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स और वाई का जो सेट है वो सबसेट किसका है, एफ का, क्योंकि एफ के अंदर एक्स वाई और जेड भी था। दस रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या है, कोडोमेन का सबसेट है। अब जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें इसमें क्या हो रखा है, इसमें जो रिलेशन बनाया गया है उसमें इसमें क्या हो रहा है, 1 से बी कनेक्टेड है, 2 से सी, 3 से ए और 4 से डी। तो इसमें भी आप ये सबसे पहले चेक करोगे दोनों सेट नॉन एम्प्टी है, बिल्कुल है। सभी एलिमेंट की कोई इमेज एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल इमेज एग्जिस्ट कर रही है। क्या सिंगल इमेज एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल। इसलिए आप ये कह दो कि फंक्शन है। इसमें डोमेन क्या है, 1 2 3 4, को डोमेन क्या है, ए बी सी डी, और रेंज क्या होगी, रेंज यहाँ पे इमेजेस का सेट होता है, और इमेजेस यहाँ पे ए बी सी डी चारों ही हैं, इसलिए हम ये कह देंगे रेंज और यहाँ पे को डोमेन बराबर हो गया, तो रेंज भी यहाँ पे क्या होगी, ए बी सी डी ही होगी। फंक्शन तो है और डोमेन भी 1 2 3 4 है, को डोमेन ए बी सी डी है। यहाँ पे रेंज क्या होगी, रेंज विल बी एज इक्वल टू को डोमेन, को डोमेन के बराबर ही होगी ए बी सी डी। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर रेंज और को डोमेन बराबर होगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि रेंज और को डोमेन बराबर भी हो सकती है, और रेंज हमेशा को डोमेन का सबसेट होगी, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले वो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन पढ़ना, तो लेट एफ मैप्स ए टू बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, जहाँ पे जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए सेट से बिलोंग करता है और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब हाँ, डोमेन वाला सेट कौन सा, ए वाला, को डोमेन वाला सेट कौन सा, बी वाला। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है कि इसको फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो। फंक्शन को मैंने बताया था आपको कि ब्रैकेट्स के अंदर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अगर आपके पास अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं, आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसको इस तरह से लिखोगे ए कॉमा बी, जिसमें ए बिलोंग्स टू ए होगा और बी बिलोंग्स टू बी होगा। तो इस फॉर्म को आपको लिखना आना चाहिए। इसमें ए और बी कौन सा, ए कौन सा पार्ट होगा, ए होगा आपका डोमेन वाला पार्ट, बी कौन सा होगा आपका रेंज वाला पार्ट, जिसमें ए जो होगा वो जो है डोमेन वाले पार्ट से बिलोंग करेगा और जो बी होगा वो को डोमेन वाले पार्ट से बिलोंग करेगा। तो अब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी दे रखा है, प्लॉटेड इन एक्स वाई प्लेन गिव्स ग्राफ ऑफ एफ। एफ का जो है एक्स वाई प्लेन के अंदर एक ग्राफ बनाया गया है। तो जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ग्राफ के फॉर्म से हम कैसे समझ सकते हैं कि गिवन इक्वेशन जो है वो सिंगल टास्क मशीन है कि मल्टी टास्क मशीन है। मेरा सीधा सा ये कहना था कि जब भी आपको ये कहा जाए कि x इनपुट है और y आउटपुट है, जैसे इसमें a इनपुट है, b आउटपुट है, और एक्स वाई प्लेन में इन्होंने कहा ग्राफ को बनाना है, और ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो x इनपुट है, y आउटपुट है। मैंने कहा था कि आउटपुट के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर वो ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह कट करती है, वो मल्टीटास्क मशीन होगा, तो उसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते। और अगर वो सिंगल जगह एक जगह ही कट करती है, तो उसको आप कह दोगे कि वो क्या है, एक सिंगल टास्क मशीन है, दैट इज वो एक फंक्शन है। वही सीन यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि इफ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्लॉटेड इन एक्स वाई प्लेन इज सच दैट अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ इन मोर देन वन पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई फंक्शन नहीं होगा। ये मैं बता चुका हूँ आपको, और इसमें इन्होंने जो है लिख के भी आपको बता दिया, आपको स्टार्टिंग के अंदर मैंने चीज क्लियर कर दी थी। अब जैसे ग्राफ दे रखा है, अब
अब इस ग्राफ के अंदर आपने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, जो इसमें एक रेड कलर की जो आपको लाइन नजर आ रही है वो दिख रहा है, और वो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह, मतलब यहाँ 3 जगह कट कर रहा है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो गिवन ग्राफ है इक्वेशन का वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो एक फंक्शन नहीं है। सीधा सा आप कह सकते हो कि वाई एफ एक्स शोन इन द अबव ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन। वो फंक्शन नहीं है क्योंकि वो एक से ज्यादा जगह जो है कट कर रहा है ग्राफ को, जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है वाई एक्सिस के। ठीक है, ये चीजें हमने पहले कवर कर रखी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और अगले लेक्चर के लिए अगला लेक्चर जो है हम फंक्शन डेफिनेशन थ्रू रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे हम बहुत सी वीडियोस आगे चल के लाते रहेंगे कोर्स से रिलेटेड, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके अलावा हमारा जो फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एक एप्लीकेशन भी है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। और उसके अंदर भी जो है हम कुछ ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे जो आपकी हेल्प करती रहे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।